चैप्टर्स मिले थे वो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप पूछ सकते हैं। तो आज हमारा लेक्चर है वही चैप्टर 13 ही है, लेकिन आज जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये एक डिवाइस है, द डिवाइस which is used to detect charge, to measure charge, or to identify nature of charge, to identify nature of charge, और उसके बाद to measure the strength of the charge, of charge on body। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं, यानी कि ये डिटेक्ट करेगी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर चार्ज है या नहीं है। डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल हुई। जब पता चल गया कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज है तो वो फिर आइडेंटिफाई करेगी कि किस नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और उसके बाद अब हमें पता चल गया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद है हमने देखना है कि उस चार्ज है कितना, वो स्ट्रॉन्ग चार्ज है या वीक चार्ज है। तो मतलब मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज। तो ये फंक्शंस बताने के लिए जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल होती है। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द चार्ज एंड मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज ऑन बॉडी। इसके अलावा हम जो भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो हमें ये बताती है कि कोई बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक, तो जाहिर बात है अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो वो कंडक्टर है, और अगर किसी बॉडी पर चार्ज नहीं है तो वो इंसुलेटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो इस्तेमाल होती है किसी भी बॉडी के कंडक्टर या इंसुलेटर बताने में। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू check body, either it is conductor और इंसुलेटर। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप की मेन डेफिनेशन। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रोस्कोप का फंक्शन देखना है कि इलेक्ट्रोस्कोप है क्या चीज़, कैसे बनती है, उसकी डायग्राम क्या है, उसको कैसे हम बना। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप की डायग्राम कैसी है। तो इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली ये हमारे पास एक ग्लास बोतल है। ये जो हमें डायग्राम नज़र आ रही है ये इलेक्ट्रोस्कोप की है। इसमें देखें कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस तरह अरेंज्ड है। तो उसके लिए देखें यहाँ पर ये ग्लास बोतल है, ग्लास बोतल के साथ यहाँ पर ये देखें ये ब्रास डिस्क है, ये रॉड है जिससे जो ब्रास रॉड्स हैं, और उसके बाद जो है यहाँ इन रॉड्स के एंड्स पर वो गोल्ड लीव्स लगे हुए हैं, और ये प्लग है, इंसुलेटर है ये, ताकि चार्जेस वगैरह का इस पर कोई असर नहीं होता, ये इंसुलेटेड है। ठीक है, इंसुलेटेड प्लग है यहाँ पर। और ये ग्लास बोतल यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास एल्युमिनियम फॉयल है, और ये हमारे पास है कॉपर वायर। ठीक है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसकी ये डायग्राम है। हमें देखना है कि इलेक्ट्रोस्कोप वर्क कैसे करती है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, यानी कि डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। सिर्फ इतना देखना है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेनी है। ठीक है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे। आप उसके करीब नेगेटिवली चार्ज बॉडी अगर लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी जब आप लेके आएंगे तो डिस्क जो है वो नियर एंड है, और फार एंड जो है वो ये लीव्स हैं। ठीक है, तो डिस्क के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग अपोजिट चार्ज क्रिएट होना है इस कंडक्टर, इस चार्ज बॉडी के। तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, और फार एंड पर सिमिलर चार्ज होना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग। तो जो इस बॉडी पर चार्ज है वही यहाँ पर लीव्स पर अपेयर हुआ है। तो लीव्स पर जो चार्ज हुआ है वो नेगेटिव चार्ज अपेयर हुआ है दोनों लीव्स पर। तो नेगेटिव चार्जेस की एक्सेस की वजह से ये लीव्स क्या होंगी, डाइवर्जेंट ड्यू टू रिपल्शन। क्योंकि आपको पता है
कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसलिए यहाँ पर जो इन लीव्स में डाइवर्जेंस हो गया वो ये शो करेगी कि इस बॉडी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसलिए यानी कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आए हैं तो यहाँ पर रिपल्शन की वजह से मालूम हुआ कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है ये डाइवर्जेंस बताएगी। अगर ये लीव्स डाइवर्ज हो रहे तो मतलब बॉडी पर चार्ज है, अगर लीव्स डाइवर्ज नहीं हो रहे तो मतलब बॉडी पर चार्ज नहीं है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर देखें तो चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कैसे किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्कोप को दोनों तरह से चार्ज किया जा सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी किया जा सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप को अगर हमने पॉजिटिवली चार्ज करना है ना तो हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी उसके करीब लेके आएंगे, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी जैसे ही हम इसके करीब लेके आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ नियर एंड पर क्या होना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग अपोजिट चार्ज क्रिएट होना है और फार एंड पर क्या होगा, सिमिलर चार्ज क्रिएट होगा, प्रोड्यूस होगा। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर बन रहे हैं, वो यहाँ से एल्यूमिनियम फॉयल के थ्रू कॉपर वायर से होते हुए ग्राउंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, होते रहेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करे, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो यहाँ से ग्राउंड कनेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ही आप ग्राउंड से कनेक्शन ब्रेक करते हैं ना, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इस बॉडी को हटा देंगे, ठीक है, इस रॉड को हटाएंगे। जैसे इस रॉड को रिमूव करेंगे तो यहाँ इस पूरी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस की एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। इस तरह क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस की एक्सेस हो जाएगी डिस्क के ऊपर भी और यहाँ पर भी। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है, समझ आए। लेकिन पहले हमने इसको कनेक्शन को ब्रेक करना है, उसके बाद हमने रॉड को हटाना है ताकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की एक्सेस हो जाए, ठीक। अब उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है टारगेट के आइडेंटिफाई करना नेचर ऑफ चार्ज या टाइप ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी के ऊपर किस नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमने देखना है। तो आपने इलेक्ट्रोस्कोप को यहाँ पर देखें तो पॉजिटिवली चार्ज की है। इलेक्ट्रोस्कोप जब पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है तो उस वक्त क्या है, आप एक चार्ज बॉडी के करीब लेके, आपको नहीं पता इस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव है, ठीक है। तो जैसे इसके करीब लेके आए हैं ना, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में ये जो लीव्स है अगर ये डाइवर्ज होंगे यानी कि दूसरे से दूर जाएंगे, अगर ये इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा तो मतलब ये है कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स दूर जाने का मतलब है कि जो बॉडी इसके करीब है उस पर वही चार्ज है जो इलेक्ट्रोस्कोप पर है, रिपल्शन हो रही है लीव्स के दरमियान। तो इसलिए क्या होगा, मतलब हमें पता चल जाएगा कि इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस तरह हम समझ जाएंगे कि इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर ये इन लीव्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाए और ये कन्वर्ज हो, दूसरे के करीब जाए, क्लोज हो, तो मतलब कहने का ये होगा कि यहाँ पर अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रोस्कोप पर जो चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज उस बॉडी पर है, तभी लीव्स क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है फिर यहाँ क्या होगा, अपोजिट चार्जेस क्रिएट होंगे, यानी कि एक साइड पर पॉजिटिव दूसरी साइड पर फिर वो क्लोज हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे हुआ कि इस बॉडी पर अपोजिट चार्ज होगा तो अगर सिमिलर है तो ये डाइवर्ज ही होंगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज। और अगर हमें देखना हो कि उस चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना मैग्नीट्यूड है, कितना ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग चार्ज है या वीक है, तो उसके लिए हम पता क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं, इन लीव्स की डिफ्लेक्शन से हम अंदाज़ा लगाते हैं। अगर ये डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो मतलब ये है कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज स्ट्रॉन्ग है, और अगर यहाँ से डिफ्लेक्शन तो हो रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी हो रही है, थोड़ा सा लीव्स दूर जाते हैं और फिर क्लोज हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस उनके दरमियान हुआ, तो इस तरह हम कहेंगे कि ये जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन की वजह से इस बॉडी पर चार्ज वीक होगा, ठीक है। तो इस तरह हम स्ट्रेंथ की चार्ज की मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो ये तो बहुत आसान है, जिस बॉडी के ऊपर आपने चार्ज लोड किया है वो कंडक्टर है, और जिस बॉडी पर चार्ज शो नहीं हुआ, अगर फर्स्ट की कोई बॉडी आप इसके करीब लेके आए हैं, ठीक है, और आप जब उसको करीब लेके आ गए हैं इसके, तो यहाँ पर किसी तरह की कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये इन लीव्स के दरमियान पहले का जैसे डिस्टेंस सेम रहा है, जैसा कि यहाँ पर था वैसा ही डिस्टेंस रहा है इस बॉडी को लेके आने पर, तो मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये इंसुलेटर है। और अगर डिफ्लेक्शन किसी भी तरह की शो हो, चाहे वो डाइवर्ज करें लीव्स या कन्वर्ज हों लीव्स, चाहे दूसरे से दूर जाएँ या दूसरे के करीब जाएँ, तो मतलब बॉडी पर चार्ज है, बॉडी पर चार्ज है तो मतलब वो कंडक्टर है,
ठीक है। और अगर बॉडी पर चार्ज नहीं है तो वो इंसुलेटर है। तो ये हमने सारे फंक्शंस देख लिए हैं इलेक्ट्रोस्कोप के। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 9th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड में रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द अर्थ, ये आपने पढ़ा था। और यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ताल्लुक चार्ज के साथ है। और यहाँ पर आप लिखेंगे कि रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द चार्ज, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड चार्ज in which it can attract or repel other charge। ठीक है, ये जिस रीजन में ये दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, उस रीजन तक क्या होगा, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। या वो भी कह सकते हैं इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज। सिंपल से लिख लेते हैं, इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज। इस दूसरे चार्ज के ऊपर जब एक चार्ज फोर्स लगा सकेगा ना जिस रेंज तक, तो मतलब पहले चार्ज का वहां तक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का यहाँ तक फील्ड है, फर्ज किया यहाँ से यहाँ तक फील्ड है। ये हम फील्ड लाइंस बना रहे हैं, जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में फील्ड लाइंस बनाई थी, इमेजिनरी लाइंस होती हैं ये, इसी तरह इस सेट्स पर भी ये यहाँ पर है। तो अब हम क्या करते हैं कि जिस चार्ज का हमने फील्ड मालूम करना है, ठीक है, वो होता है सोर्स चार्ज। उसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। ऐसा चार्ज जिसका हमें फील्ड मालूम करना है, फील्ड रिक्वायर्ड टू मेजर, रिक्वायर्ड टू मेजर। और जिस चार्ज के थ्रू हम मालूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है चार्ज का फील्ड मालूम करने के लिए दूसरा चार्ज होना चाहिए। तो ये फर्ज किया हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो और टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरह के हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, टेस्ट चार्ज भी। तो इसलिए यहाँ पर हम ले रहे हैं नेगेटिव चार्ज। जैसे ही हम इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर लेके आए, तो क्या हुआ, हमें इस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन महसूस हुई। मतलब ये चार्ज इस साइड पर मूव करता महसूस हुआ, मतलब यहाँ से जो है फील्ड इस चार्ज का एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है इस चार्ज का फील्ड। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसके अराउंड इसे मूव करवाया तो हमारे पास एक बाउंड्री बन गई कि यहाँ तक इस चार्ज का फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जिस चार्ज की मदद से हमने चेक किया उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या होता है बेसिकली, बाय विच फील्ड ऑफ अदर चार्ज इज मेजर्ड, बाय विच फील्ड ऑफ अदर चार्ज इज मेजर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास टेस्ट चार्ज हो गया। अब हमारा है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस एक और टर्म भी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो वो भी हमने करनी है। तो हम पहले कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से शो करते हैं, कैपिटल ई से, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब ये जो फोर्स है यहाँ पर कोलम फोर्स भी हो सकती है अगर दो चार्जेस के दरमियान में है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इसका एस आई यूनिट देख लेते हैं, एस आई यूनिट। एस आई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो है कि आपको पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होता है न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होता है कॉलम। सो न्यूटन पर कॉलम, ये एस आई यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एरो लगाया है, तो इसकी एरो लगाने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वही इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम देख रहे हैं उसकी डायरेक्शन, तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, क्योंकि फील्ड लाइंस अवे होती हैं। इसी तरह नेगेटिव चार्ज की वजह से, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी, अवे नहीं होगी, क्योंकि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज पर। तो इसलिए फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर लिया है। ये स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट था वो माइकल फैराडे ने दिया था। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसका कंसेप्ट लिख लेते हैं कि कंसेप्ट हुआ स्टीफन बाई माइकल फैराडे। अब इसकी डेफिनेशन ये है, द इमेजिनरी लाइंस straight or curved lines to describe direction of field of electric field ठीक। तो डेफिनेशन ये बन गई कि ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो कि स्ट्रेट भी हो सकती हैं या कर्व भी हो सकती हैं, और ये क्या डिस्क्राइब करती हैं, ये हमें बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और दूसरा ये बताएं कि फील्ड है कितना स्ट्रॉन्ग, एंड आल्सो डिस्क्राइब अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू चार्ज। तो चार्ज का ही फील्ड होता है ना, और उसी की फील्ड लाइन उसके अराउंड ड्रा करते हैं। तो मतलब ये है कि ये इमेजिनरी लाइंस हमें बता रही होती हैं कि वो फील्ड है कितना स्ट्रॉन्ग और उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ तक। अब हमने देखना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जी, अब हम देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती हैं। तो फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, जैसे कि आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और फील्ड लाइन हम आउटवर्ड ड्रा करते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इनवर्ड, फील्ड लाइंस आर इनवर्ड एट नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं, एंडिंग होती है, तो इनवर्ड होंगी। जैसा कि हम पहले भी बनाते रहते हैं, नेगेटिव चार्ज पर फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, इस तरह ये इनवर्ड है बना रहे हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा है कि फील्ड लाइंस जो हैं वो नियर द चार्ज क्लोज होती हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखिए चार्ज के करीब हैं तो क्लोज हैं, चार्ज से दूर हैं तो उनमें डिस्टेंस बढ़ गई, स्पेस बढ़ गई। चार्ज के करीब हैं तो क्लोज हैं, चार्ज से दूर अवे हो गई हैं। तो फील्ड लाइंस are closer each other near charge। ठीक है,
चार्ज के करीब क्लोज होती हैं, एंड स्पेस बिटवीन देम इज इंक्रीज अवे फ्रॉम द चार्ज, स्पेस बिटवीन देम increases when they are away from the charge, when their distance increases, when their distance increases, distance from charge increases, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फील्ड लाइंस जहाँ क्लोज होती हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होती है, और जहाँ फील्ड लाइंस दूर होती है तो फील्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं अब लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ remains same or uniform between plates of capacitors। कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो यूनिफॉर्म रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। उसकी वजह क्या होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होता। थ्रू आउट द मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो डिस्टेंस है वो दूसरे के लिहाज से कांस्टेंट रहता है। जबकि नॉर्मल सिचुएशन में देखें तो चार्जेस के दरमियान ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके करीब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस तरह जाएगा, यहाँ पर इन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ से ऐसे, इसी तरह यहाँ से इस तरह। तो आप देख रहे हैं कि फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर यूनिफॉर्म क्यों रहेगी? यहाँ पर हम बना रहे हैं ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि इन फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, इन स्पेस इक्वल है, ठीक है। सारी फील्ड लाइंस के दरमियान स्पेस इक्वल रहती है, कोई में चेंज नहीं आता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रही है, ठीक है। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हैं फील्ड लाइंस की, और उनका कंसेप्ट किसने दिया था ये भी हमें पता चल गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा आज का आखिरी टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसका मेन कंसेप्ट है डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई तो मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। वो किस तरह है? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन in bringing unit charge from infinity to a point in field is equal to इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ना वो उस वर्क डन के इक्वल होगा जो आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करवाकर किसी दूसरे चार्ज के फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर रख रहे हैं, ठीक है। एक चार्ज है जो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, उस जाहिर बात है उसको किसी दूसरे चार्ज में के फील्ड में लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो आप वर्क करेंगे उस यूनिट चार्ज को लाने के लिए वो क्या किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। तो मतलब यहाँ पर ये बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यहाँ पर सिंबल है V, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। फ्रॉम ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन अ फील्ड, ठीक हो गया। तो ये वर्क का W है और चार्ज Q, चार्ज का सिंबल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसका यूनिट वॉल्ट होता है और वॉल्ट इज इक्वल टू वर्क का यूनिट क्या है? जूल, और चार्ज का यूनिट क्या है? कॉलम। सो जूल पर कॉलम इज इक्वल टू
1 वोल्ट। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि अगर 1 जूल वर्क किया जाए एक कॉलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने के लिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का टॉपिक भी यहाँ पर एंड हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 9th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड में रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द अर्थ, ये आपने पढ़ा था। और यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ताल्लुक चार्ज के साथ है। और यहाँ पर आप लिखेंगे कि रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द चार्ज, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड चार्ज in which it can attract or repel other charge। ठीक है, ये जिस रीजन में ये दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, उस रीजन तक क्या होगा, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये वो भी कह सकते हैं इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज। सिंपल से लिख लेते हैं, इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज। इस दूसरे चार्ज के ऊपर जब एक चार्ज फोर्स लगा सकेगा ना जिस रेंज तक, तो मतलब पहले चार्ज का वहां तक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का यहाँ तक फील्ड है, फर्स्ट किया यहाँ से यहाँ तक फील्ड है। ये हम फील्ड लाइंस बना रहे हैं, जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में फील्ड लाइंस बनाई थी, इमेजिनरी लाइंस होती हैं ये, इसी तरह इस सेट्स पर भी ये यहाँ पर है। तो अब हम क्या करते हैं कि जिस चार्ज का हमने फील्ड मालूम करना है, ठीक है, वो होता है सोर्स चार्ज, उसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। ऐसा चार्ज जिसका हमें फील्ड मालूम करना है, फील्ड रिक्वायर्ड टू मेजर, रिक्वायर्ड टू मेजर। और जिस चार्ज के थ्रू हम मालूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है चार्ज का फील्ड मालूम करने के लिए दूसरा चार्ज होना चाहिए। तो ये फर्ज किया हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो और टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरह के हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, टेस्ट चार्ज भी। तो इसलिए यहाँ पर हम ले रहे हैं नेगेटिव चार्ज। जैसे ही हम इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर लेके आए हैं, तो क्या हुआ, हमें इस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन महसूस हुई। मतलब ये चार्ज इस साइड पर मूव करता महसूस हुआ, मतलब यहाँ से जो है फील्ड इस चार्ज का एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है इस चार्ज का फील्ड। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसके अराउंड इसे मूव करवाया, तो हमारे पास एक बाउंड्री बन गई कि यहाँ तक इस चार्ज का फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जिस चार्ज की मदद से हमने चेक किया उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या होता है बेसिकली, बाय विच फील्ड ऑफ अदर चार्ज इज मेजर्ड, बाय विच फील्ड ऑफ अदर चार्ज इज मेजर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास टेस्ट चार्ज हो गया। अब हमारा है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस एक और टर्म भी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो वो भी हमने करनी है। तो हम पहले कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से शो करते हैं, कैपिटल ई से, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब ये जो फोर्स है यहाँ पर कोलम फोर्स भी हो सकती है अगर दो चार्जेस के दरमियान में है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसका एस आई यूनिट देख लेते हैं, एस आई यूनिट।
ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो है कि आपको पता है कि फोर्स यूनिट क्या होता है न्यूटन, और चार्ज यूनिट क्या होता है कॉलम। सो न्यूटन पर कॉलम ये ऐसा यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एरो लगाया है, तो इसकी एरो लगाने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वही इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम देख रहे हैं उसकी डायरेक्शन, तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, क्योंकि फील्ड लाइंस अवे होती हैं। इसी तरह नेगेटिव चार्ज की वजह से, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी, अवे नहीं होगी, क्योंकि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज पर, तो इसलिए फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर लिया है। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट था वो माइकल फैराडे ने दिया था, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसका कंसेप्ट लिख लेते हैं कि कंसेप्ट वाज गिवन बाय माइकल फैराडे। अब इसकी डेफिनेशन ये है, द इमेजिनरी लाइंस straight or curved lines to describe direction of field of electric field ठीक। तो डेफिनेशन ये बन गई कि ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो कि स्ट्रेट भी हो सकती हैं या कर्व भी हो सकती हैं, और ये क्या डिस्क्राइब करती हैं, ये हमें बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। और दूसरा ये बताएं कि फील्ड है कितना स्ट्रॉन्ग, एंड आल्सो डिस्क्राइब अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, strength of electric field due to charge। तो चार्ज का ही फील्ड होता है ना, और उसी की फील्ड लाइन उसके अराउंड ड्रॉ करते हैं, तो मतलब ये है कि ये इमेजिनरी लाइंस हमें बता रही होती हैं कि वो फील्ड है कितना स्ट्रॉन्ग और उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ तक। अब हमें देखना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जी अब हम देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती हैं, तो फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, जैसे कि आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और फील्ड लाइन हम आउटवर्ड ड्रा करते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इनवर्ड, फील्ड लाइंस आर इनवर्ड एट नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं, एंडिंग होती है तो इनवर्ड होंगी, जैसा कि हम पहले भी बनाते रहते हैं, नेगेटिव चार्ज पर फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं, ठीक है। इस तरह ये इनवर्ड है बना रहे हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई।
तीसरा है कि फील्ड लाइंस जो हैं वो नियर द चार्ज क्लोज होती हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखिए चार्ज के करीब हैं तो क्लोज हैं, चार्ज से दूर हैं तो उनमें डिस्टेंस बढ़ के स्पेस बढ़ के चार्ज के करीब हैं तो क्लोज हैं, चार्ज से दूर अवे हो गई हैं। तो फील्ड लाइंस आर क्लोजर ईच अदर नियर चार्ज, ठीक है, चार्ज के करीब क्लोज होती हैं एंड स्पेस बिटवीन देम इज इंक्रीज अवे फ्रॉम द चार्ज, स्पेस बिटवीन देम increases when they are away from the charge, when their distance increases, when their distance increases, distance from charge increases, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद है फोर्स प्रॉपर्टी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फील्ड लाइंस जहाँ क्लोज होती हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होती है और जहाँ फील्ड लाइंस दूर होती है तो फील्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं अब लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिमेन्स सेम और यूनिफॉर्म between plates of capacitors, कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो यूनिफॉर्म रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होता। थ्रू आउट द मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डिस्टेंस है वो दूसरे के लिहाज से कांस्टेंट रहता है, जबकि नॉर्मल सिचुएशन में देखें तो चार्जेस के दरमियान ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके करीब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले आए हैं, ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस तरह जाएगा, यहाँ पर इन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ से ऐसे, इसी तरह यहाँ से इस तरह। तो आप देख रहे हैं कि फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर यूनिफॉर्म क्यों रहेगी। यहाँ पर हम बना रहे हैं ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि इन फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, इन स्पेस इक्वल है, ठीक है, सारी फील्ड लाइंस के दरमियान स्पेस इक्वल रहती है, कोई में चेंज नहीं आता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रही है, ठीक है। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हैं फील्ड लाइंस की, और उनका कंसेप्ट किसने दिया था ये भी हमें पता चल गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा आज का आखिरी टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसका मेन कंसेप्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई तो मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। वो किस तरह है, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू work done in bringing unit charge from infinity to a point in field is called is equal to electrostatic potential। इसका मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ना वो उस वर्क डन के इक्वल होगा जो आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करवाकर किसी दूसरे चार्ज के फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर रख रहे हैं, ठीक है। एक चार्ज है जो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, उस जाहिर बात है उसको किसी दूसरे चार्ज में के फील्ड में लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो आप वर्क करेंगे उस यूनिट चार्ज को लाने के लिए वो क्या किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। तो मतलब यहाँ पर ये बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यहाँ पर सिंबल है V
मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फ्रॉम ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन अ फील्ड। ठीक हो गया। तो ये वर्क का W है और चार्ज Q, चार्ज का सिंबल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसका यूनिट वॉल्ट होता है और वॉल्ट इज इक्वल टू वर्क का यूनिट क्या है जूल और चार्ज का यूनिट क्या है कॉलम। सो जूल पर कॉलम इज इक्वल टू 1 वॉल्ट। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि अगर 1 जूल वर्क किया जाए एक कॉलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने के लिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी 1 वॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का टॉपिक भी यहाँ पर एंड हो गया।